घने और सुंदर जंगलों के बीचों बीच एक शांत नदी बह रही थी। चांदनी की रोशनी पानी पर चांदी की परत बिछा रही थी। तभी अचानक हवा थम गई। जंगल में एक अजीब सी शांति छा गई। अगले ही क्षण नदी किनारे रंग बिरंगे किरणों का एक तेज विस्फोट हुआ। उन किरणों के बीच से एक सुंदर सफेद गाय प्रकट हुई। उसके सींग में जड़ा हुआ एक जादुई मोती तेज प्रकाश से चमक रहा था। वाह, पृथ्वी कितनी सुंदर है, यहाँ की हवा कितनी निर्मल है और ये जंगल कितना शांत है। इतना कहकर उसकी नजर एक वृक्ष पर पड़ी जहाँ पके हुए फल लटक रहे थे। वो दौड़कर वहाँ पहुंची और फल खाने लगी। अब मुझे वापस अपने संसार में लौटना चाहिए। वो नदी किनारे आ गई, लेकिन कोई प्रकाश नहीं फैला। वो घबराकर नदी के पानी में अपना प्रतिबिंब देखने लगी। अचानक उसकी आंखें फैल गई। उसके सींग में जड़ा हुआ जादुई मोती गायब था। ये क्या? मेरा मोती कहाँ गया? बिना मोती के मैं अपने संसार में कैसे लौटूंगी? वो वहीं बैठकर रोने लगी। जंगल की हवा फिर से चलने लगी, लेकिन अब सन्नाटा था। तभी रंग बिरंगे किरणों के बीच एक रहस्यमय पुरुष प्रकट हुआ। उसका चेहरा तेजस्वी था। उसकी आंखों में अनोखी चमक थी। तुम इस दुनिया की गाय नहीं हो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं केवल पृथ्वी को देखने आई थी। अब मैं वापस जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरा मोती खो गया है। तुम अब साधारण गाय बन चुकी हो। जब तक तुम्हें तुम्हारा जादुई मोती नहीं मिलेगा, तुम अपने संसार में वापस नहीं जा सकती। अब तुम्हें स्वयं को नियति के हवाले करना होगा। इतना कहकर वो पुरुष रंग बिरंगी किरणों में विलीन होकर गायब हो गया। नदी फिर शांत हो गई। चांदनी फिर सामान्य हो गई। ये गाय कौन थी? वो किस संसार से आई थी? उसका जादुई मोती कहाँ खो गया? और वो रहस्यमय पुरुष कौन था? ये केवल एक संयोग था या किसी बड़ी नियति की शुरुआत? 20 वर्षीय कुमुद अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में भूखी प्यासी बैठी थी। उसके चेहरे पर कमजोरी साफ दिखाई दे रही थी। तभी उसकी माँ गंगा और उसका पिता हरिदास वहाँ आ गए। माँ, मैं तुम्हारा बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। रसोई में अनाज देखा तो वो भी खत्म हो गया। चिंता मत कर बेटी, मैं हवेली से तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ। इतना कहकर गंगा कुछ बचा खुचा भोजन कुमुद के सामने रख देती है। कुमुद जल्दी से निवाला तोड़कर खाने ही वाली होती है कि तभी अचानक बीच में रुक जाती है। माँ, ऐसा लग रहा है जैसे ये भोजन खराब हो गया है। इसमें बहुत भयानक बदबू आ रही है। ये सुनकर हरिदास की आंखों में आंसू आ गए। तुम तो जानती हो बेटी कि तुम्हारी माँ और मैं जमींदार की हवेली में कितनी मेहनत से काम करते हैं। उसके बदले में वो हमें धन तो देता नहीं, कभी कभी थोड़ा सा अनाज और हवेली का बचा खुचा खराब भोजन दे देता है। ये सुनकर कुमुद की आंखों में आंसू आ गए। आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि जमींदार की हवेली में मैं भी काम करना चाहती हूँ। मैं आप दोनों का हाथ बटाना चाहती हूँ। नहीं कुमुद, हम तुझे जमींदार की हवेली में काम करने के लिए नहीं भेजेंगे। जमींदार की नीयत और नजर दोनों ही खराब है। कुमुद बेचारी भूखी ही सो गई। अगले दिन हरिदास अपनी पत्नी गंगा के साथ फिर से जमींदार की हवेली चला गया। जमींदार बहुत क्रूर स्वभाव का था। उसने गांव के अधिकतर लोगों की जमीन कर्ज और भारी ब्याज के जाल में फंसाकर कब्जा कर रखी थी। इसीलिए कोई भी उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलता था। जमींदार, आज हमें काम के बदले थोड़ा सा अनाज दे दो। आप तो जानते हैं कि हमारे घर में एक जवान बेटी है, तो अपनी जवान बेटी को हवेली में काम करने के लिए क्यों नहीं भेजता?
एक बार उसे भेज दे, मैं तेरे घर अनाज की बोरियां रखवा दूंगा। ये सुनकर गंगा सन्न रह गई। अच्छा ठीक है, आज मैं तुम दोनों को थोड़ा अनाज दे दूंगा, जल्दी से काम करो। इतना कहकर जमींदार वहाँ से चला गया। इधर कुमुद अपनी झोपड़ी के बाहर चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। गरीब होने की वजह से मुझसे कोई दोस्ती भी नहीं करता। कल से कुछ खाया भी नहीं है। मुझे तो भूख से चक्कर आ रहे हैं। एक काम करती हूँ, जंगल जाकर कुछ फल फूल खाकर ही गुजारा कर लेती हूँ। माँ ने कहा था कि आज वो जमींदार से अनाज लेकर आएगी। हो सकता है वो अनाज लेकर आ जाए। जंगल से कुछ लकड़ियाँ भी बीन कर ले आऊंगी ताकि खाना बनाने में आसानी हो सके। इतना कहकर कुमुद जंगल की ओर चल पड़ी। कुछ देर बाद कुमुद की नजर एक फलदार वृक्ष पर पड़ी। वो उसके पास गई और फल तोड़कर अपनी भूख मिटाने लगी। तभी झाड़ियों के पीछे से उसे किसी के हल्के हल्के सिसकने की आवाज सुनाई दी। हे भगवान, ऐसा लग रहा है जैसे कोई रो रहा है, लेकिन इस जंगल में तो मेरे अलावा और कोई नहीं है। मुझे देखना चाहिए। वो आवाज की दिशा में बढ़ी। कुछ दूर जाकर उसने झाड़ियों के पीछे एक छोटा सा सफेद और सुंदर बछड़ा देखा जो कांप रहा था। ये तो बहुत ही सुंदर बछड़ा है। ऐसा लग रहा है कि ये कई दिनों से भूखा है। कुमुद फिर से फलदार वृक्ष के पास गई और कुछ फल तोड़कर बछड़े के पास लाई। खा लो, भूख का दर्द क्या होता है ये मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। बछड़े की आंखों में फलों को देखकर चमक आ गई और वो खाने लगा। तुम यहाँ अकेले हो क्या? तुम्हारी माँ यहाँ नहीं है? तभी बछड़े ने इंसानी आवाज में जवाब दिया, नहीं, मैं यहाँ अकेले ही हूँ, मेरी माँ नहीं है। ये सुनकर कुमुद पूरी तरह डर गई। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? एक गाय का बछड़ा इंसानी आवाज में बात कर रहा है। जरूर ये कोई राक्षस या पिशाच होगा। कहीं मैं किसी गलत प्राणी की सहायता तो नहीं कर रही? डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। कुमुद का डर थोड़ा कम हुआ। तो फिर तुम कौन हो? सच बताओ, मैं इस दुनिया की नहीं हूँ, मैं दूसरी दुनिया से आई हूँ। मेरे सींग में एक जादुई मोती था। वो कोई साधारण जादुई मोती नहीं था। उसकी मदद से हम किसी भी संसार का द्वार खोल सकते हैं। मैं पृथ्वी पर आने के लिए उसी मोती से द्वार खोलकर यहाँ घूमने लगी, लेकिन घूमते समय वो मोती मुझसे खो गया। अब मैं उसके बिना अपने संसार में वापस नहीं जा सकती। इतना कहकर बछड़े की आंखों से आंसू बहने लगे। कोई बात नहीं, तुम्हारा मोती तुम्हें जरूर मिल जाएगा। लेकिन अब मैं कहाँ जाऊंगी? तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ रहना, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मैं मनुष्य की आवाज में बोलती हूँ, ये मेरा रहस्य है। इस बात का पता तुम्हारे अलावा किसी को नहीं चलना चाहिए। अगर ये रहस्य किसी को भी पता लग गया तो फिर दुनिया की कोई भी गाय कभी बोल नहीं पाएगी। कुमुद ने गंभीर होकर कहा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। कुमुद उस सफेद बछड़े को अपने घर ले आई। घर पर गंगा और हरिदास ने कुमुद के साथ एक गाय का बछड़ा देखा तो दोनों चौंक गए। कुमुद, ये गाय का बछड़ा किसका है? माँ, मैं जंगल में लकड़ियाँ बीनने के लिए गई थी, मुझे ये बछड़ा वहाँ मिला। लेकिन बेटी, इसकी माँ इसके लिए परेशान हो रही होगी। नहीं पिताजी, मैंने काफी देर तक इंतजार किया, ये अकेले ही खड़ा था
और भूख प्यास से व्याकुल था। क्या मैं इसे अपने घर पर रख लूं? गंगा गहरी सोच में डूब गई। लेकिन कुमुद, हमारे घर पर तो खुद खाने को नहीं होता, तो भला हम इस बछड़े को कैसे पाल पाएंगे? कोई बात नहीं माँ, ये गांव में घास चर लेगी और अपना पेट भर लेगी। गंगा हल्का सा मुस्कुरा दी। ठीक है, अच्छा सुन, जमींदार ने थोड़ा सा अनाज दिया है। ये सुनकर कुमुद खुश हो गई। गंगा गरम गरम रोटियां बनाने लगी। कुमुद प्रेम से रोटी खाने लगी और चुपके से आधी रोटी झोपड़ी के बाहर बंधे बछड़े को दे आई। लो, तुम भी खा लो। लेकिन तुम भूखी रह जाओगी। कोई बात नहीं, तुम मेरी दोस्त हो, तुम भी तो भूखी हो। एक दोस्त दूसरे दोस्त को भूखी कैसे देख सकती है? बछड़ा मुस्कुराया और कुमुद ने उसे रोटी खिला दी। अच्छा सुनो, क्या मैं तुम्हें गौरी कहकर बुला सकती हूँ? मैं हमेशा से सोचती थी कि अगर मेरी कोई बहन होती जो मेरी सहेली भी होती तो मैं उसे गौरी कहकर बुलाती। हाँ, क्यों नहीं, आज से तुम मुझे गौरी कहकर बुला सकती हो। समय ऐसे ही बीतने लगा। कुमुद दिन भर गौरी के साथ रहती। वो उसे गांव में घास चरने के लिए छोड़ देती और अकेले में घंटों बातें करती। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता बहुत मजबूत हो गया। एक दिन जब कुमुद घर लौटी तो उसने देखा कि उसकी माँ गंगा रो रही थी। माँ, आप रो क्यों रही हैं? गंगा की आंखों में आंसू भर आए। कुछ नहीं बेटी। बेटी, आज जमींदार ने बहुत मेहनत का काम दिया था। तुम्हारी माँ का शरीर दर्द कर रहा होगा। कुमुद ने अपनी माँ के हाथ देखे, उनमें छाले पड़े थे। इतनी मेहनत मत किया करो माँ। इतना कहकर कुमुद फूट फूट कर रोने लगी। रो मत बेटी, सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद गंगा सो गई। आधी रात को कुमुद उदास होकर झोपड़ी के बाहर बैठ गई। क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? जमींदार मेरी माँ से बहुत मेहनत करवाता है। मेरे माँ और पिता दिन रात उसकी हवेली में बैलों की तरह जुटते रहते हैं। बदले में कभी जूठा खाना देता है और थोड़ा सा अनाज। भला इससे भी किसी का घर चलता है क्या? चिंता मत करो, कुछ समय बाद मैं दूध देने लगूंगी और फिर तुम्हारे बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। ये सुनकर कुमुद खुश हो गई। समय बीतता गया। गौरी जवान होकर पूरी गाय बन गई। एक दिन गौरी ने आहिस्ता से कुमुद से कहा, अब तुम मेरा दूध निकाल सकती हो। क्या सच में? तुम्हें पता है, मैं तो बस दूसरों को दूध पीते हुए देखती हूँ और उसी से अपने मन को भर लेती हूँ। मैं अभी कलश लेकर आती हूँ। कुमुद घर से कलश लेकर आई। देखते ही देखते वो कलश दूध से भर गया, लेकिन गौरी का दूध आना बंद नहीं हुआ। कुमुद दूसरा कलश लेकर आई, वो भी भर गया। दूध फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कुमुद दौड़ती हुई अपनी माँ के पास आई। माँ, क्या हमारे घर में कोई बाल्टी है? क्या हुआ कुमुद? माँ, गौरी ने दूध देना शुरू कर दिया है। हमारे घर में जो 2 कलश थे जिनसे हम पानी पीते थे वो भर गए, लेकिन गौरी का दूध अभी भी आ रहा है। ठीक है बेटी, मैं पड़ोस से किसी की बाल्टी मांग कर लाता हूँ। हरिदास पड़ोस में गया और एक बड़ी बाल्टी लेकर आया। देखते ही देखते वो बाल्टी भी भर गई, लेकिन गौरी का दूध आना अभी भी बंद नहीं हुआ। गौरी को लगातार दूध देते देखकर गंगा और हरिदास दोनों चौंक गए। दूध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। हे भगवान, ये तो दूध देती ही जा रही है। जल्दी से और बर्तन ले आओ। हरिदास और बर्तन ले आया। कुछ ही देर में उनके सामने बहुत सारा दूध इकट्ठा हो गया।
माँ, इस दूध को तो हम पूरे गांव में बेच सकते हैं। मैं भी यही सोच रहा हूँ बेटी। मैं हमेशा से आप दोनों का हाथ बटाना चाहती थी। अब मैं पूरे गांव में दूध बेचूंगी। हरिदास और गंगा खुशी से भर उठे। कुमुद बाल्टी लेकर पूरे गांव में दूध बेचने लगी। कुछ ही देर में उसका सारा दूध बिक गया। वो बहुत सारा धन लेकर घर लौटी। हरिदास ने इतना धन देखकर आश्चर्य से उसे हाथों में लिया। मैंने इतना धन अपने जीवन में कभी नहीं देखा। कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी किस्मत ऐसे बदलेगी। ये तो बस शुरुआत है पिताजी। समय बीतने लगा। अब गौरी इतना दूध देती कि कुमुद पूरे गांव में हर घर में दूध पहुंचा देती। देखते ही देखते हरिदास और गंगा के दिन बदलने लगे। उनकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक अच्छा घर बन गया। गंगा और हरिदास ने जमींदार की हवेली में काम करना बंद कर दिया। एक दिन जमींदार हवेली में बैठा था, तभी उसका नौकर बिरजू वहां आया। काफी दिनों से देख रहा हूँ गंगा और हरिदास हवेली में काम करने नहीं आ रहे। इसका मतलब गांव के बारे में आपको कोई खबर ही नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? अब गंगा और हरिदास का समय बदल गया है। उन्होंने गांव में दूध बेचने का धंधा शुरू कर दिया है। जमींदार चौंक गया। दूध? पागल हो गए हो क्या? अरे उसके पास इतना धन कहाँ से आया कि वो दूध खरीद कर बेच सके? हमारी हवेली में मेहनत का काम करके उन्हें बचा हुआ भोजन या कभी कभी अनाज मिल जाता था। वह मुझे नहीं पता। मुझे केवल इतना पता है कि उनकी पुत्री कुमुद के पास एक गाय है। एक गाय इतना दूध कभी नहीं दे सकती कि उसका दूध पूरे गांव में पहुंच जाए। मुझे कुछ न कुछ गड़बड़ लग रही है। कल मैं हरिदास के घर पर नजर रखूंगा। कौन सी दुनिया में हो जमींदार? अब वहाँ झोपड़ी नहीं, हरिदास का अच्छा घर है। जमींदार स्तब्ध रह गया और चुपचाप वहाँ से चला गया। अगली सुबह जमींदार हरिदास के घर के सामने आकर खड़ा हो गया। बिरजू सही कह रहा था। इसने तो अपना अच्छा सा घर बना लिया है। आखिर किस्मत इतनी जल्दी कैसे बदल गई? वो आहिस्ता से दीवार के ऊपर से झांकने लगा। उसने देखा कि कुमुद, हरिदास और गंगा गौरी का दूध निकाल रहे हैं और देखते ही देखते सैकड़ों बर्तन भर गए। अच्छा, तो ये बात है। ये जरूर कोई चमत्कारी गाय है। ये गाय तो मेरे पास होनी चाहिए। अगले दिन जमींदार बिरजू और कुछ आदमियों को लेकर हरिदास के घर पहुंचा। हरिदास, ये गाय मेरे हवाले कर दो। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारी गाय मेरे खेत में घास चरती थी, इस नाते ये गाय मेरी हुई। देखो हरिदास, अभी मैं तुम्हें केवल चेतावनी देने आया हूँ। शाम तक इस गाय को मेरी हवेली में पहुँचा देना, नहीं तो रात में जबरदस्ती इसे उठा ले जाऊंगा। और तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। इतना कहकर जमींदार चला गया। कुमुद रोने लगी। पिताजी, अब क्या होगा? अब हम कुछ नहीं कर सकते बेटा। जमींदार से हमारी खुशियाँ देखी नहीं गई। शाम तक अगर गाय उसकी हवेली में नहीं ले गए तो वो जबरदस्ती ले जाएगा। नहीं पिताजी, मैं गौरी को अपने से अलग नहीं होने दूंगी। मैं इसे जंगल ले जाऊंगी। आप जमींदार से कह देना कि गौरी जंगल में कहीं खो गई। हरिदास गहरी सोच में डूब गया। तुम सही कह रही हो बेटी। जाओ, इसे जंगल ले जाओ। कुमुद रोती हुई गौरी को लेकर जंगल की ओर चल पड़ी। चल गौरी, मैं तुझे जंगल ले चलती हूँ। अब हम कुछ दिन जंगल में ही रहेंगे। कुछ देर बाद वो दोनों एक नदी के पास पहुँचे। तभी गौरी की नजर नदी किनारे चमकते एक मोती पर पड़ी। गौरी दौड़कर मोती के पास पहुँची। अगले ही पल वो मोती उड़कर गौरी के सींग के अंदर समा गया। मेरा मोती मुझे मिल गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन
अब मेरे जाने का समय हो गया है। गौरी के मुंह से अपने जाने की बात सुनकर कुमुद सन रह गई। ये तो क्या कह रही है गौरी? तू अच्छी तरह जानती है कि मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। मेरी मजबूरी समझो कुमुद, मैं भी तुझे छोड़कर नहीं जाना चाहती, लेकिन मोती मिलने के बाद मैं चाहकर भी इस दुनिया में ज्यादा समय तक नहीं रह सकती। अगर मैं ज्यादा समय तक यहाँ रहूंगी तो ये तुम्हारी दुनिया के लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर गौरी नदी की ओर बढ़ने लगी। कुमुद दौड़कर उसके आगे खड़ी हो गई। मत जा गौरी, मत जा। तू चली जाएगी तो फिर मैं किससे दोस्ती करूंगी? इस दुनिया में तेरे अलावा मेरा और कोई दोस्त नहीं है। गौरी की आंखों में आंसू भर आए। मेरी मजबूरी समझो कुमुद, मैं चाहकर भी अब यहाँ नहीं रह सकती। मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना ही होगा। मैं प्रार्थना करूंगी कि अगले जन्म में मैं इसी धरती पर जन्म लूं और फिर तेरा और मेरा साथ कभी न छूटे। लेकिन अभी मेरा जाना बहुत जरूरी है। हमारा साथ शायद यहीं तक था, और जैसे कि अब तू गरीब नहीं रही, तेरा समय बदल गया है। कुमुद फूट फूट कर रोने लगी। नहीं चाहिए मुझे ऐसी किस्मत और दौलत। मुझे केवल तू चाहिए, तेरी दोस्ती चाहिए। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं कुमुद, अपने आप को संभालो, शायद हमारा साथ यहीं तक था। अगले ही पल गौरी ने नदी में छलांग लगा दी। रंग बिरंगी किरणों के साथ वो वहाँ से गायब हो गई। गौरी, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। गौरी, वापस आ जा। लेकिन उसकी आवाज जंगल से टकराकर उसी के पास लौट आई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। नहीं गौरी, मैं तेरे बगैर घर वापस नहीं जाऊंगी। मैं तेरे बिना जीवित नहीं रह सकती। दूर एक वृक्ष के नीचे बैठा एक जादुई मोर ये सब देख रहा था। वो कुमुद को लंबे समय से जानता था। जब गौरी छोटी बछड़ी थी तब इन दोनों की दोस्ती हुई थी। यदि कुमुद को गौरी नहीं मिली तो वो जीवित नहीं रह पाएगी। अगले ही पल मोर रंग बिरंगी किरणों में बदलकर गौरी का रूप धारण कर लेता है। कुमुद, तेरी मित्रता मुझे खींच लाई। अब मैं वापस आ गई हूँ। कुमुद ने पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने गौरी खड़ी थी। वो नहीं जानती थी कि वो असली गौरी नहीं है, बल्कि जादुई मोर था। कुमुद दौड़कर उसके गले लग गई। मुझे वचन दे कि आज के बाद तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। हाँ, अब मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। चल, घर चलते हैं। घर? लेकिन जमींदार ने धमकी दी है। क्या तुझे नहीं पता हम इसी कारण जंगल में आए थे? गौरी कुछ क्षण चुप रही। तू चिंता मत कर, तुझे अपनी गौरी पर भरोसा रखना चाहिए। जमींदार के दिन अब समाप्त हुए। तो जानती है कि मेरे अंदर जादुई शक्तियाँ हैं। अब तेरे गांव को जमींदार से मुक्ति मिलने का समय आ गया है। चल मेरे साथ। गौरी के शब्दों में ऐसा प्रभाव था कि कुमुद चुप हो गई। ठीक है, चलो। कुछ देर बाद कुमुद गौरी को लेकर घर पहुंची। गौरी को देखकर गंगा और हरिदास चौंक गए। कुमुद, ये क्या? तू गौरी को वापस यहाँ ले आई? अभी इसे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। जमींदार आने ही वाला होगा। चिंता मत करो माँ, कुछ नहीं होगा। तभी जमींदार बिरजू और अपनी आदमियों के साथ वहाँ आ धमका। हरिदास, मैंने कहा था इस गाय को मेरी हवेली में पहुंचा देना, लेकिन तूने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया। अब देख, तेरी आंखों के सामने मैं इस गाय को अपनी हवेली ले जा रहा हूँ।
कुमुद दौड़कर गाय से लिपट गई। मेरे जीते जी तुम इसे नहीं ले जा सकते। ये जहाँ जाएगी वहीं मैं जाऊंगी। गौरी ने आहिस्ता से कुमुद से कहा। कुमुद, तुम चिंता मत करो, मुझ पर भरोसा रखो, मुझे जाने दो। जमींदार जी अकड़ से मुझे यहाँ से ले जा रहे हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो मुझे यहाँ छोड़ने आएगा। गौरी के शब्दों में ऐसा प्रभाव था कि कुमुद की आंखों से आंसू रुक गए। ठीक है, लेकिन याद रखना तुम मेरे मित्र हो, मुझसे कभी अलग मत होना। जमींदार क्रोधित हो गया। इस लड़की को इस गाय से अलग करो। लगता है ये पागल हो गई है। गाय से बातें कर रही है जैसे ये उसकी भाषा समझती हो। बिरजू ने कुमुद को अलग किया और गौरी को खोलकर जमींदार की हवेली ले गया। जमींदार अकड़कर मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। अगली सुबह जमींदार हवेली के आंगन में खड़ा था। उसके मन में लालच और घमंड भरा हुआ था। जाओ, जाकर हवेली में जितनी भी बाल्टियां हैं सब लेकर आओ। इतनी बाल्टियों की अचानक क्या आवश्यकता पड़ गई जमींदार? अरे कुमुद की गाय का दूध निकालना है। सठिया गए हो क्या जमींदार? गाय कितना दूध दे पाएगी? तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो क्या? मैंने अपनी आंखों से कुमुद की गाय को बहुत सारा दूध देते हुए देखा है। कुछ दिन पहले हरिदास की बेटी कुमुद सारे गांव में दूध बेच रही थी। वो एक ही गाय का दूध था। ठीक है जमींदार, मैं बाल्टियां ले आता हूँ, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। कुछ देर बाद हवेली के नीचे बहुत सारी बाल्टियां रख दी गई। जाओ, जाकर इस गाय का दूध निकालना शुरू करो। बिरजू ने गाय का दूध निकालना शुरू किया, लेकिन उसके थनों से दूध की एक बूंद तक नहीं निकली। ये कैसे हो सकता है? जमींदार, ये वही गाय है या दूसरी? कहीं हरिदास ने तुम्हें मूर्ख तो नहीं बना दिया? क्या तूने मुझे पागल समझ रखा है? अरे ये वही गाय है, फिर प्रयास कर। बिरजू ने फिर प्रयास किया, लेकिन दूध नहीं निकला। तभी जमींदार का एक नौकर दौड़ता हुआ आया। जमींदार, आपके खेतों की जितनी भी फसल थी ना, उन सब में कीड़े लग गए हैं, सब खराब हो गई है। आपका बहुत नुकसान हुआ है। जमींदार गाय को वहीं छोड़कर नौकर के साथ खेतों की ओर दौड़ा। उसने देखा कि उसके सारे खेतों में कीड़े लगे हुए हैं और फसल मुरझा चुकी है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गया। पूरे खेत में एक साथ कीड़े कैसे लग सकते हैं? तभी बिरजू फिर दौड़ता हुआ आया। जमींदार, जल्दी हवेली चलो। अब क्या हुआ? अरे जमींदार, आपकी तिजोरी में जो खाते रखे हुए थे ना, और जिन खातों में तमाम गांव के किसानों के अंगूठे और हस्ताक्षर थे, जिनकी जमीन पर आपने कब्जा किया था, उनमें अचानक दीमक लग गई है। सब कागज खराब हो गए हैं। ये सुनकर जमींदार को चक्कर आने लगा। अगर ऐसा हुआ तो मेरा तो गांव पर कब्जा ही खत्म हो जाएगा। वो दौड़ता हुआ बिरजू के साथ हवेली पहुंचा। उधर एक नौकर खड़ा सब सुन रहा था। इसका मतलब मेरे पिता ने जो कर्ज लिया था जमींदार से, उन्होंने भी एक सादे कागज पर अंगूठा लगाया था और जमींदार ने उसके बदले मेरे खेत पर कब्जा कर लिया था। तब से मैं जमींदार की नौकरी कर रहा हूँ। यानी अब जमींदार चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। अरे ये खुशखबरी तो पूरे गांव वालों को सुनानी चाहिए। वो दौड़कर गांव में ये खबर फैला देता है। गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं। इधर हवेली में जमींदार ने देखा कि तिजोरी के सारे कागज दीमक से नष्ट हो चुके हैं। ये देखकर जमींदार बेहोश हो गया। अगली सुबह जमींदार की आंख खुली। अरे, मुझे क्या हुआ था? जमींदार, आप अचानक बेहोश हो गए थे। और हाँ, आप रात भर बेहोश रहे। रात में एक और घटना हुई। कौन सी घटना? रात में हवेली में कुछ डाकू आ गए और हवेली का सारा कीमती सामान लूट कर ले गए। यहाँ तक कि आपने जितने भी कीमती जेवर और गहने बनवा कर रखे थे, वो सब भी लूट कर ले गए। ये सब उस मनहूस गाय की वजह से हुआ है। ये सुनकर जमींदार फिर चक्कर खाकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद उसे होश आया। वो फूट फूट कर रोने लगा। ये सब उस मनहूस गाय की वजह से हुआ है।
इतना कहकर जमींदार गौरी के पास पहुंचा। चल बिरजू, ऐसे खोलकर इस लड़की को वापस करके आते हैं। सोचा था इससे बहुत सारा दूध निकालकर गांव में बेचूंगा। मुझे लगा था ये एक जादुई गाय है, लेकिन ये तो मेरे लिए मनहूस साबित हुई। अपनी बर्बादी से क्रोधित जमींदार ने गौरी को खोला और बिरजू के साथ सीधा कुमुद के घर पहुंचा। उसके चेहरे पर गुस्सा और अपमान साफ झलक रहा था। पकड़ अपनी गाय। इस मनहूस गाय ने मुझे बर्बाद कर दिया। तेरे पास इसलिए लेकर आया हूँ ताकि मैं इसे जान से मार सकूं। इतना कहकर जमींदार डंडा उठाता है और जैसे ही मारने वाला होता है, कुमुद रोने लगती है। जमींदार, मेरी गाय गौरी को हाथ भी मत लगाना, ये मेरी जान है। तभी गांव का मुखिया और अन्य गांव वाले वहां आ जाते हैं। बस जमींदार, अपने कदम पीछे खींच लो। अब हम तुम्हारे गुलाम नहीं रहे। हमें पता लग गया है कि जिन खातों में तुमने हमारी मजबूरी में हस्ताक्षर करवाए थे ना, उनमें दीमक लग चुकी है और वो सब नष्ट हो चुके हैं। हमारी जमीन हमें वापस मिल चुकी है। अब तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। पहले तो तुम महाराज के पास जाने की धमकियां देते थे, अब क्या करोगे? हाँ, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है कि हमने तुमसे कर्ज लिया था, और वैसे भी कर्ज तो हमने चुकता कर दिया था, लेकिन तुम्हारा ब्याज ही कभी खत्म नहीं होता था। ये सुनकर जमींदार हक्का बक्का रह गया। अच्छा, तो अब तुम सब मेरे खिलाफ बगावत करोगे? ये सब इसी गाय की वजह से हुआ है। अगले ही पल वो गाय रंग बिरंगी किरणों में बदलकर एक मोर में परिवर्तित हो जाती है। ये देखकर कुमुद, जमींदार और गांव वाले सब चौंक जाते हैं। मुझे देखकर चौंकने की आवश्यकता नहीं है। सच ये है कि तुम्हारी गौरी अपनी दुनिया में वापस जा चुकी है। मैं तुम्हारी गौरी नहीं हूँ, मैं एक जादुई मोर हूँ। तुम्हारी तकलीफ मुझसे देखी नहीं गई, इसलिए मैं गौरी का रूप धारण करके तुम्हारे साथ आया, ताकि तुम्हारे आंसू पोंछ सकूं और इस गांव को जमींदार से मुक्ति दिला सकूं। अगले ही पल मोर रंग बिरंगी किरणों में बदलकर एक सुंदर पुरुष में परिवर्तित हो जाता है। मेरा वास्तविक रूप यही है। मैं जंगल का देवता हूँ, जो जादुई मोर की शक्ल में रहता हूँ। तुम्हारी मित्र गौरी मेरे ही सामने की धरती पर आई थी और अपना जादुई मोती खो बैठी थी। मैंने ही उससे कहा था कि खुद को नियति के हवाले कर दो। अपनी मित्र गौरी के जाने का अफसोस मत करो। उसकी यादों को अपने मन में सजा कर रखो। अगर वो यहाँ अधिक समय तक रुकती तो मनुष्यों को नुकसान पहुँच सकता था। इसी वजह से उसे तुम्हें छोड़कर जाना पड़ा। इतना कहकर जंगल का देवता क्रोध भरी नजरों से जमींदार की ओर देखता है। बस तेरे अत्याचार का अंत हुआ। जंगल के देवता के हाथों से रंग बिरंगी किरणें निकलती हैं और जमींदार के शरीर पर पड़ती है। अगले ही क्षण जमींदार पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित हो जाता है। गांव वाले ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। आज से इस गांव की जमींदार कुमुद है। इतना कहकर जंगल के देवता रंग बिरंगी किरणों में विलीन होकर अदृश्य हो जाते हैं। कुछ दिन बाद कुमुद अपने माता पिता के साथ हवेली में रहने लगी। अब वही गांव की नई जमींदार थी। उसने हवेली में गौरी की एक भव्य प्रतिमा बनवाई। अब से जब भी मेरा तुमसे बात करने का मन करेगा, मैं तुमसे बातें किया करूंगी। मैं तुम्हारा हमेशा इंतजार करूंगी। मुझे विश्वास है कि तुम अपने मित्र से मिलने भविष्य में कभी न कभी जरूर आओगी। सच्ची मित्रता कभी मरती नहीं, वो रूप बदल लेती है पर साथ नहीं छोड़ती। कभी याद बनकर दिल में बस जाती है, कभी शक्ति बनकर अन्याय के खिलाफ खड़ी हो जाती है। और जहाँ दोस्ती सच्ची हो, वहाँ दूरी भी रिश्ता नहीं तोड़ पाती।